हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इस परमाणु मॉडल में रदरफोर्ड ने अल्फा कणों की सोने की पतली पन्नी पर बौछार की। सन 1919 ईस्वी में रदरफोर्ड ने परमाणु की संरचना ज्ञात करने के लिए रेडियम से प्राप्त अल्फा कणों की सोने की पतली पन्नी पर बमबारी की। तो उन्होंने क्या देखा, इसको हम एक प्रयोग के डायग्राम के द्वारा समझेंगे। जैसे ये एक सोने की पतली पन्नी है, इस पे रदरफोर्ड ने अल्फा कणों की बौछार की। तो उसने क्या देखा, कुछ अल्फा कण, बहुत कम अल्फा कण उसी मार्ग से वापस लौट आए और सबसे ज़्यादा अल्फा कण सीधे चले गए और कुछ अल्फा कण विक्षेपित हो गए। तो सबसे कम अल्फा कण जो वापस आ गए, इससे हमें क्या पता चलता है कि नाभिक में, परमाणु में, नाभिक में बीच में कोई सॉलिड पार्ट है, धनावेशित कोई सॉलिड पार्ट है, जिसे टकराकर अल्फा कण वापस आ गए और काफ़ी ज़्यादा अल्फा कण जो है सीधे चले गए। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि नाभिक, परमाणु में काफ़ी स्थान खाली है और कुछ विक्षेपित हो गए, जो कि अल्फा कण धनावेशित होते हैं और नाभिक के बीच में भी धनावेश है, तो वे अपने मार्ग से विक्षेपित हो गए। इसको हम इस चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं। ये अल्फा कण यहीं से वापस हो गए, कुछ अल्फा कण देखिए सीधे निकल गए और कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित हो गए। कुछ अल्फा कण परमाणु के केंद्रीय भाग से टकराकर वापस लौट आते हैं। इससे निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु का केंद्रक ठोस, अभेद तथा प्रतिकर्षी है, मतलब सॉलिड है। अभेद मतलब कि जिसको भेदा नहीं जा सकता। कुछ अल्फा कण नाभिक के जितने पास से गुजरते हैं उसमें उतना ही अधिक विक्षेप होता है। अब रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल संबंधी नाभिकीय सिद्धांत क्या क्या प्राप्त हुए हमें, कि परमाणु का सारा धनावेश एक अति सूक्ष्म आयतन में केंद्रित रहता है, जिसे हम परमाणु का नाभिक कहेंगे। ये हमें किस चीज़ से पता चला, कि जो अल्फा कण अपने मार्ग से ही वापस आ गए थे। नाभिक के बाहर चारों ओर रिक्त स्थान होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं। ये हम किस चीज़ से जान पाए, कि ज़्यादातर अल्फा कण जो है हमारे सीधे निकल गए थे, किसी भी चीज़ से टकराए बिना सीधे निकल गए। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत ही कम होता है, अतः परमाणु का समस्त द्रव्यमान नाभिक में ही होता है। नाभिक के बाहर चारों ओर बंद कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं और ये इलेक्ट्रॉन जो है अचल नहीं होते हैं, मतलब कि एक जगह फिक्स नहीं होते हैं। अगर ये फिक्स होंगे तो हल्के और विपरीत आवेश के होने के कारण नाभिक से आकर्षित होकर इसमें गिर जाएंगे। इलेक्ट्रॉन के परिक्रमण से उत्पन्न अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच विद्युत आकर्षण बल को संतुलित रखता है, मतलब उसको बैलेंस रखता है। इस परमाणु संरचना की तुलना हम सौर मंडल से भी कर सकते हैं। जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर प्लैनेट्स घूमते रहते हैं, उसी प्रकार नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो इस तरह के इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहेंगे, प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, या ग्रही इलेक्ट्रॉन भी कहेंगे। तो नाभिकीय परमाणु मॉडल को हम इस चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। देखिए, ये है बीच में धनावेश नाभिक और ये चारों तरफ इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कुछ कमियां भी थी, ये सारी चीज़ों को नहीं समझा पाए। तो 2 पॉइंट्स हैं। परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या न कर पाना, रदरफोर्ड जो है परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए। और सेकंड पॉइंट है परमाणु में विविक्त स्पेक्ट्रम की व्याख्या न कर पाना। तो रदरफोर्ड के अनुसार, रदरफोर्ड क्या कहते हैं, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का पहला दोष यह है कि यह परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए। मैक्सवेल एक वैज्ञानिक है, मैक्सवेल के अनुसार कोई भी आवेशित कण गतिमान होने पर, गतिमान मतलब कि अपनी एक जगह पर रुक के नहीं, वो गतिमान होने पर निरंतर विद्युत चुंबकीय तरंगे विकृत करेगा। और जब वो चुंबकीय तरंगे विकृत करेगा तो उसकी एनर्जी में या ऊर्जा में लगातार कमी होती रहेगी, जिससे कमी होती रहेगी धीरे धीरे वो इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा, और बल्कि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। तो रदरफोर्ड जो है इस चीज़ को नहीं समझा पाए
और दूसरी कमी क्या है, परमाणु में विविक्त स्पेक्ट्रम की व्याख्या न कर पाना। रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन की कक्षा त्रिज्या निरंतर बदलने के कारण सतत स्पेक्ट्रम बनना चाहिए, पर रैखिक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। मतलब सतत स्पेक्ट्रम बनना चाहिए लेकिन वो सीधा हमें लेकिन रैखिक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या न कर पाना और परमाणु में विविक्त स्पेक्ट्रम की व्याख्या न कर पाना, ये तो 2 पॉइंट्स हमारे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां हैं। तो आज हमने पढ़ा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ये कौन से सन में आया था, सन 1919 में। यह आपकी क्लास 9, 10th और 11 तीनों क्लास में है, इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से करिए। और ये आपके कॉम्पिटिशन्स में भी इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।